हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच में सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो को लेकर 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोबारा से करंट पल्स रेडियो में बीबीसी हिंदी के माध्यम से लाई गई कुछ खबरों में जीनत अमान ने लिव इन रिलेशनशिप पर दी थी सलाह और क्या बोली है मुमताज और सायरा बानो। ये सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप पर अपनी राय रखी थी। इसके बाद उनके दो अन्य समकालीन लोकप्रिय अभिनेत्री मुमताज़ और सायरा बानो की आलोचनाओं के घेरे में वो आ गई। जीनत अमान ने करीब हफ्ते भर पहले लिव इन रिलेशनशिप की पैरवी करते हुए कहा था कि अगर कोई रिश्ते में है तो उन्हें शादी से पहले कुछ वक्त साथ रहना चाहिए, इससे अपने पार्टनर की कमियों का उनको पता चलता है। हालांकि उनकी इस राय से मुमताज़ इत्तेफाक नहीं रखती। उन्होंने कहा जीनत अमान को रिश्तों पर सलाह देने के मामले में आखिरी इंसान होना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी शादी किसी नर्क के समान ही रही। वहीं सायरा बानो ने कहा कि लिव इन रिश्तों के प्रति उनके विचार कल्पना से परे और अस्वीकार्य हैं। जीनत अमान ने क्या कहा था? एक इंस्टाग्राम पोस्ट में जीनत अमान ने जिक्र किया कि उनकी पिछली पोस्ट में लोगों ने उनसे रिलेशनशिप एडवाइस मांगी थी। उन्होंने कहा वो निजी विचार साझा कर रही हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। उन्होंने लिखा कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मैं ये सुझाव दूंगी कि शादी से पहले साथ रहिए। ये सलाह मैंने हमेशा अपने बेटों को भी दी और दोनों या तो लिव इन में रहे या रह रहे हैं। जीनत अमान ने कहा कि उन्हें लॉजिकल यानी तर्कसंगत लगता है कि दो लोग अपने परिवारों को शामिल करने से पहले खुद अपने रिश्ते का इम्तिहान लें। वो इसके पीछे तर्क देते हुए कहती हैं कि एक दिन में कुछ घंटों के लिए कोई शख्स बहुत अच्छे से रह सकता है, लेकिन क्या दो लोग एक बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या एक दूसरे के ख़राब मूड को झेल सकते हैं? एक जैसा खाना खाने पर क्या सहमत हो सकते हैं? जीनत अमान ने अपने पोस्ट के आखिर में वो लिखती हैं, मैं जानती हूँ कि भारतीय समाज लिव इन को लेकर थोड़ा उखड़ा रहता है, लेकिन फिर वही बात, समाज तो बहुत सी बातों से नाराज़ रहता है, लोग क्या कहेंगे। मुमताज़ और सायरा बानो ने क्या कहा? जीनत अमान के साथ साल 1971 में आई देवानंद की फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में काम कर चुकी अभिनेत्री मुमताज़ ने कहा कि जीनत अमान को सोच समझ कर सलाह देनी चाहिए। उन्होंने एंटरटेनमेंट साइट जूम को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जीनत को सलाह देने से पहले सोचना चाहिए। अचानक से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई और मैं एक कूल आंटी जैसा दिखने की उनके इस शौक को समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे नैतिक मूल्यों के उलट सलाह देना अपनी फॉलोइंग को बढ़ाने का जरिया नहीं हो सकता। वो मदर खान को शादी से कई साल पहले से जानती थी। उनकी शादी किसी अलग तरीके की थी। उनके रिश्तों पर सलाह देने वाला उन्हें आखिरी इंसान होना चाहिए। जीनत अमान ने साल 1985 में मज़र खान से शादी की थी। मज़र खान का 1998 में निधन हो गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने मुमताज़ की इस टिप्पणी को लेकर जीनत अमान से सवाल किया। इस पर जीनत ने कहा हर कोई अपनी राय बनाने के लिए आज़ाद है। मैं वो इंसान कभी नहीं रही जो दूसरों के निजी जीवन पर टिप्पणी करे या फिर अपने सहयोगियों को नीचा दिखाए और मैं अब भी ये नहीं करूँगी। दोनों अभिनेत्रियों के बीच विचारों के इस मतभेद के बीच सायरा बानो ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा है, मैं सब ज़्यादा नहीं जानती, ना ही पढ़ती, और मैंने सच में ये नहीं देखा है कि वे क्या कह रही हैं, लेकिन हम लोग पुरानी सोच वाले हैं। हमारा ट्रेंड 40-50 साल पहले का है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हमारी सोच पर अपनी बात करते हुए सायरा बानो ने कहा कि इस बात से मैं तो सहमत नहीं हो सकती कभी भी। ये कुछ ऐसा है जो मेरे लिए कल्पना से परे और अस्वीकार्य है। सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं लोग? जीनत अमान के रिलेशनशिप पर दी गई राय को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जैसे कि इंस्टाग्राम यूजर ने जीनत अमान के पोस्ट के कमेंट में ही लिखा है, दूसरी ओर मैं एक ऐसे कपल को जानती हूं जो साथ रहे, लेकिन जैसे उन्होंने शादी की दिक्कतें शुरू हो गई और हाल ही में उन्होंने तलाक ले लिया, इस पर क्या कह सकते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि अगर ये सच होता तो फिर पश्चिमी देशों में रहने वाले कपल जो शादी के पहले साथ रहते हैं उनका तलाक ना होता। शादी किसी जैकपॉट से कम नहीं, सब भाग्य और आशीर्वाद पर निर्भर करता है। एक यूजर ने कमेंट में अपना अनुभव बताते हुए लिखा कि वो उनका 8 साल का रिश्ता तब खत्म हुआ जब उन्होंने अपने पार्टनर के साथ 1 साल तक रहने की कोशिश की। एक महिला ने जीनत के पोस्ट पर लिखा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि मेरी उम्र 63 साल है और मैं और मेरी बहन जो 50 साल की हैं दोनों अपनी बेटियों को यही सलाह देते हैं। यानी कि उनकी इस बात पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। लोग मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मिले जुले ढंग से ही सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब ही वैसी ही बात सोचें जैसी बात कही गई है। मालदीव में मोइज़ू के सामने पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा। इस बार भारत विरोध नहीं बल्कि ये है मुद्दे। राष्ट्रपति बनने के 1 साल के भीतर ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के सामने संसदीय चुनाव जीतने की चुनौती आ गई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने मोइज़ू की इस चुनौती पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है और अखबार लिखता है कि इस चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि मालदीव की संसद मजलिस में किस पार्टी का वर्चस्व होगा। मोइज़ू पिछले साल सितंबर में मोहम्मद सोलेह को हराकर राष्ट्रपति बने थे। मोइज़ू ने राष्ट्रपति चुनाव भारत विरोध के नारे पर जीता था। हालांकि संसद में मोइद सलीह की पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है।
इससे मोइजू के लिए नए विधेयक को पारित करना कठिन हो रहा है। नए कानून बनाने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति की पार्टी के लिए संसदीय चुनाव जीतना जरूरी है। मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग आज हो रही है। देश की 93 संसदीय सीटों पर हो रहे चुनाव में 2,84,663 वोटर हिस्सा ले रहे हैं और इन चुनावों में 368 उम्मीदवार मैदान में हैं। अखबार लिखता है कि पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के बाद से मालदीव का राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया है और देश की राजनीति में विभाजन साफ दिख रहा है। कई राजनीतिक दलों के उतरने से चुनाव हुआ पेचीदा। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और उनके समर्थक सत्ता में रही मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन और मोइजू के बीच भी मतभेद उभर चुके हैं। इसी बीच मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप में जेल जा चुकी यामीन ने पीपुल्स नेशनल फ्रंट नाम से नई पार्टी बना ली है और उनकी पार्टी ने चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। चूंकि पार्टी रजिस्टर नहीं हुई है, इसलिए उनके कई उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। अखबार लिखता है कि मालदीव की राजनीति में पिछले 5 साल से 2 राजनीतिक धड़ों का वर्चस्व था, लेकिन अब यहाँ 4 राजनीतिक धड़ों में मुकाबला हो रहा है। इसके साथ ही कई छोटी पार्टियां भी सक्रिय हैं। पूर्व राष्ट्रपति यामीन पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा हो गए थे और उनके रिहा होने के बाद से संसदीय चुनाव में मुकाबला और रोचक हो गया है। अखबार लिखता है कि 2023 का राष्ट्रपति चुनाव भारत विरोध के नारे पर हुआ था, लेकिन इस बार का संसदीय चुनाव कई घरेलू मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। मालदीव में इस समय गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े चुनावी मुद्दे हैं। राष्ट्रपति मोइजू की सरकार इन मामलों पर घिरी नजर आ रही है। इस साल जनवरी में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एडम नजीम ने राजधानी माले के मेयर पद के चुनाव में मोइजू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया था। इंडिया के साझा मैनिफेस्टो लाने की कोशिश में ममता का अड़ंगा। भारत के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया संयुक्त घोषणा पत्र जारी करना चाहता है, लेकिन इसके लिए गठबंधन की सबसे मुखर पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मनाना मुश्किल साबित हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इंडिया गठबंधन संयुक्त घोषणा पत्र इसलिए जारी करना चाहता है ताकि इससे लोगों को विपक्षी दलों के बीच एकता का संदेश दिया जा सके। साथ ही मतदाताओं को लगे कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का कोई एक साझा मकसद है। सूत्रों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रस्तावित साझा घोषणा पत्र में जातीय जनगणना को शामिल करने के खिलाफ है। उनका यह भी कहना है कि तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती कि साझा घोषणा पत्र जारी हो, इसलिए वो जातीय जनगणना के मुद्दे को शामिल न करने का बहाना बना रही है। इस बीच ममता ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम में मिली भगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैंने गठबंधन के लिए इंडिया शब्द दिया था, लेकिन इंडिया पश्चिम बंगाल में अस्तित्व में नहीं है, ये बंगाल के बाहर है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रों का कहना है कि बगैर जातीय जनगणना के मुद्दे का साझा घोषणा पत्र जारी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये विपक्षी दलों का अहम चुनावी मुद्दा है। अगर ममता राजी नहीं होती तो तृणमूल के बगैर भी ये साझा घोषणा पत्र लाया जा सकता है और आगे देखा जाएगा कि किस तरह से इस चुनाव में रंगत दिखाई देगी। बने हुए हैं आप लोग मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। धन्यवाद।